गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास को बिना किसी इंट्रोडक्शन के सीधे मैटर से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। कल की क्लास में हमने दो टॉपिक्स को पढ़ा हुआ था, है ना। एक पढ़ा था संविधान का परिचय और एक पढ़ा था संविधान का महत्व। मेरा मानना है जिस स्टूडेंट ने भी चैनल में जाकर ये वीडियो को देखा होगा वो दो चीज़ें समझ चुका होगा कि संविधान क्या है और किसी भी देश के लिए संविधान का महत्व क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट में समराइज कर रहा हूँ कल के चैप्टर को और फिर इसके बाद सीधे अपन आज के चैप्टर से क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संविधान के परिचय में अपन ने ये जाना था कि संविधान किस भाषा का शब्द है, कहाँ से ग्रहण किया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ना, और यह किसी भी देश के लिए किस प्रकार से अपनी भूमिका का या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए देश में किस प्रकार अपनी भूमिका का क्या करता है, निर्वाह करता है। क्लियर। महत्व में अपन ने जाना कि संविधान देश के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, लोकतंत्रात्मक देशों के लिए इसका क्या महत्व है, ये अपन टोटल क्या कर चुके हैं, महत्व में देख चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं अपन संवैधानिक विकास से। ठीक, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है ना, और भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि हमारे देश का संवैधानिक विकास किस समय से प्रारंभ होता है। क्योंकि कल जब अपन इतिहास पे बात कर रहे थे तो इतिहास पे बात करते समय, है ना, अपन ने इतिहास की लिपि समय के आधार पर जब भारत का विभाजन कर रहे थे भारतीय इतिहास का, तो भारतीय इतिहास को अपन ने 3 भागों में बांटा था, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। क्लियर। तो अपन को अब ये देखना है कि संवैधानिक विकास हमारा कब से शुरू हुआ, प्राचीन भारत से शुरू हुआ, मध्य भारत से शुरू हुआ या आधुनिक भारत से शुरू हुआ। क्लियर, ये तो मेन टॉपिक है ना कि संवैधानिक विकास, हम कहते तो हैं कि हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ते हैं तो संवैधान कोई एक ऐसा समय या सन या दिन तो रहा होगा जिस दिन से हमारा संवैधानिक विकास शुरू हुआ होगा। तो इसे जानने के लिए हमें भारत के तीनों भाग प्राचीन, मध्य और आधुनिक पर जाना पड़ेगा और उनके बारे में 2-2 मिनट का हमें क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा, है ना। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में ध्यान दीजिएगा, अगर हम शासन व्यवस्था के आधार पर देशों को देखें, है ना, कि शासन व्यवस्था के आधार पर देश कितने प्रकार के होते हैं, तो शासन व्यवस्था के आधार पर मुख्यतः देश 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक होते हैं राजतंत्रात्मक और एक होते हैं लोकतंत्रात्मक। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, एक देश ऐसे हैं या ऐसे थे जो राजतंत्रात्मक थे और कुछ देश ऐसे हैं या वर्तमान में अधिकांश देश ऐसे हैं जो कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, लोकतंत्रात्मक को। क्लियर हुआ। ठीक, राजतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक में अगर आप अंतर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 शब्द लिख लीजिए, एक लिख लीजिए राज्य की शक्ति या राज्य के अधिकार या शक्ति, है ना, और दूसरा लिख लीजिए शासन व्यवस्था का स्वरूप। ठीक है, इन 2 के आधार पर अपन राजतंत्र और लोकतंत्र को क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगर राज्य की समस्त शक्तियां, ध्यान दीजिएगा, अगर राज्य की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में होती हैं तो शासन व्यवस्था कौन सी होती है, राजतंत्रात्मक। और अगर राज्य की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में होती हैं तो शासन व्यवस्था कौन सी होती है, लोकतंत्रात्मक। क्लियर। दूसरे शब्दों में, अगर शासन का स्वरूप केंद्रीकृत है, ठीक है, केंद्रीकृत का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों को उठाकर एक जगह रख देना, केंद्रीकृत, है ना। तो अगर शासन का स्वरूप केंद्रीकृत है तो शासन व्यवस्था कौन सी होगी, राजतंत्रात्मक। और अगर शासन का स्वरूप विकेंद्रीकृत है, बिखरा हुआ है ना, तो शासन व्यवस्था कौन सी होगी, लोकतंत्रात्मक। जैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कल अपन बात कर रहे थे जब संविधान का परिचय पढ़ रहे थे कि राज्य के जो अंग होते हैं, ध्यान देना, राज्य के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ये राज्य के अंग हैं, है ना। यहाँ कह रहे हैं राज्य की शक्तियां और राज्य का स्वरूप। देखना, अगर लोकतंत्रात्मक है तो शासन व्यवस्था विकेंद्रीकृत है और राजतंत्रात्मक है तो शासन व्यवस्था कैसी है, केंद्रीकृत है ना। अब देखना, इसके आधार पर अपन राजतंत्र को और लोकतंत्र को क्लियर कर रहे हैं। ठीक, अगर कानून निर्माण सिर्फ राजा करे, कानून का लागू करना राजा करे, उल्लंघन करने पर दंड देना राजा करे, तो राज्य की समस्त शक्तियां किसके पास पहुंच गई, एक व्यक्ति के हाथ में, है ना। तो जब एक व्यक्ति के पास सारे पावर हो जाएंगे, विधायिका भी राजा है, कार्यपालिका भी राजा है और न्यायपालिका भी राजा है, तो शासन व्यवस्था कैसी हो जाएगी, राजतंत्रात्मक। क्लियर हुआ, है ना। और अगर लोकतंत्र की बात करें तो कानून का निर्माण विधायिका करे,
कानून को लागू करना कार्यपालिका करे और उल्लंघन करने पर दंड देने का काम कौन करे? न्यायपालिका। तो यहाँ पर क्या हो गया? शक्तियों का बंटवारा हो गया। तो जब शक्तियों का बंटवारा हो जाता है तो शासन व्यवस्था कौन सी हो जाती है? लोकतंत्रात्मक। क्लियर? तो अगर हम अपने प्राचीन भारत की बात करें, है ना, ध्यान देना, तो प्राचीन भारत में शासन का स्वरूप कैसा रहेगा? राजतंत्रात्मक। हमारे देश में राजाओं ने शासन किया, राजतंत्रात्मक स्वरूप रहेगा। ठीक। अगर मध्यकालीन भारत की बात करें, है ना, तो मध्यकालीन भारत में भी हमारे देश में शासन का स्वरूप कैसा है? राजतंत्रात्मक। ठीक है। अगर आधुनिक भारत की बात करें, ध्यान देना, तो आधुनिक भारत में हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया है ना, और आधुनिक भारत में जब अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन किया तो उनके शासन का स्वरूप ना तो राजतंत्रात्मक था और ना ही लोकतंत्रात्मक था, यानी ये संक्रमण का दौर था, है ना, और हमारा देश राजतंत्र से कहां की ओर जा रहा था? लोकतंत्र की ओर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, राजतंत्रात्मक देशों में संविधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान कानून का यह लिखित दस्तावेज है ना, और राजतंत्र में राजा ही कानून है, जो उसने कह दिया वही कानून है। तो राजतंत्रात्मक देशों में संविधान की जरूरत नहीं है। तो जब हमारे प्राचीन भारत में राजतंत्र है तो संविधान नहीं था, है ना, मध्यकालीन भारत में राजतंत्र है तो संविधान नहीं था, लेकिन आधुनिक भारत में हम राजतंत्र से कहां की ओर जा रहे हैं? लोकतंत्र की ओर, है ना। तो जब हम राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संविधान की। ठीक है। तो संविधान कोई एक दिन में तो बन नहीं जाता है कि हम अब राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं तो संविधान बना लें, इसका लंबा दौर चलेगा विकास का, है ना। तो जब हम राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं, जिस दिन से हमारे देश ने राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया, उसी दिन से हमारे देश का संवैधानिक विकास क्या हो गया? प्रारंभ हो गया, है ना। और भारतीय संविधान के अगर विकास के स्वरूप को देखा जाए, है ना, तो भारतीय संविधान का विकास, है ना, या दूसरे शब्दों में अगर ऐसे स्पष्ट करना चाहें अपन, तो भारतीय संविधान के अनेक ऐसे उपादान, उपादान का मतलब तत्व बोल सकते हैं या तथ्य बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनेक ऐसे उपादान हैं जो सीधे ब्रिटिश शासन से क्या किए गए हैं? ग्रहण किए गए हैं। ठीक। ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर पारित किए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की एक रूपरेखा तैयार की थी। समझ में आया? भारतीय संविधान के अनेक ऐसे तत्व हैं जो इंग्लिश शासन या ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने शासन किया और अंग्रेज हमें कहां से ले जा रहे थे? राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर। ध्यान दीजिएगा। तो जब वो लोग हमें राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर ले जा रहे थे तो उनकी शासन व्यवस्था के अनेक तत्व कहां देखने को मिलेंगे? भारत के संविधान में, है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय संविधान के अनेक ऐसे उपादान हैं जो ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं और ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर पारित किए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की रूपरेखा को क्या किया? तैयार किया। क्लियर? एक चीज और यहां से समझिएगा। ठीक है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ठीक है। लेकिन हमने इसे अभी लागू नहीं किया है ना। हमने इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो जिस भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ, है ना, जिसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया या इसे लागू किया गया, वह कोई एक दिन की घटना नहीं थी। एक दिन में संविधान नहीं लिख दिया गया, है ना, कि संविधान सभा बैठी, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई और प्रारूप समिति ने कॉपी किताबें इकट्ठा करके संविधान लिख दिया। एक दिन की घटना नहीं थी, अकस्मात घटना नहीं है ना। जिस भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, वह कोई एक दिन की या अकस्मात घटना नहीं थी, बल्कि इसके विकास का जो दौर प्रारंभ हुआ वो इसके विकास का दौर कब से प्रारंभ हुआ था? 1600 ईस्वी से। ये दूसरे शब्दों में अगर अपन कहना चाहें तो जो संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, उस संविधान का विकास क्रम या विकास का दौर कहां से शुरू होता है? 1600 ईस्वी से। क्लियर? भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के लिए जो संविधान लागू किया गया वो एक्चुअली है क्या, ये समझिएगा, है ना। तो वो समय समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए नियमों और अधिनियमों का क्या है? परिणाम है। ठीक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 26 नवंबर 1949 को जिस भारतीय संविधान सभा
द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया है ना, उस भारतीय संविधान का विकास का जो दौर है वो कब से शुरू होता है? 1600 ईस्वी से, है ना। और 1600 ईस्वी में क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आकर व्यापार करती है और शासन करती है, और ब्रिटिश संसद द्वारा जो समय समय पर कंपनी के शासन को चलाने के लिए जो नियम और कानून पारित किए गए, वो नियम और कानून ही भारतीय संवैधानिक विकास की भूमिका, भारतीय संवैधानिक विकास में मुख्य भूमिका का क्या करते हैं? निर्वाह करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने अब समझा कि भारत का संवैधानिक विकास कब से शुरू हुआ? 1600 ईस्वी से, है ना। तो 1600 ईस्वी में एक्चुअली हुआ क्या था, ये समझना है ना। तो 1600 ईस्वी को समझने के लिए हमें समझना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब, किसके द्वारा और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी, है ना। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर अपन बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा, समझिएगा पॉइंट को, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा की गई थी। समझ में आया? ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और इसे अधिकार क्या दिए गए थे? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे कहा था कि आप 15 वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा, आप 15 वर्षों तक भारत सहित, ध्यान देना, ओनली भारत नहीं, भारत सहित पूर्व के समस्त देश, ध्यान देना, भारत सहित पूर्व के समस्त देश, ये शब्द क्लियर करिए क्यों लगा हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा ज्योग्राफी की ओर ले चलूंगा आपको, है ना। ज्योग्राफी में जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं, है ना, तो नक्शे में जो सीधी रेखाएं होती हैं इन्हें अपन बोलते हैं देशांतर रेखाएं, है ना। और नक्शे में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इन्हें अपन नाम देते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180। क्लियर हुआ? ठीक। इंग्लैंड, अगर नक्शे पर आपको दिशाएं देखनी हो तो सीधा सा अर्थ होता है ऊपर की ओर क्या रहेगा? नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। इंग्लैंड की लोकेशन क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से इधर क्या है? पूर्व है, इधर पश्चिम है। भारत की लोकेशन क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ए है। तो इंग्लैंड से भारत की दिशा क्या हो जाएगी? पूर्व। क्लियर? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो प्रारंभ में कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया कि आप भारत सहित पूर्व के जितने भी देश हैं उन समस्त देशों में 15 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन इस एकाधिकार में एक बार पुनः परिवर्तन होगा, और पुनः परिवर्तन कब होता है? हम इंग्लैंड के शासकों के इतिहास में अगर देखें, है ना, तो 1600 में वहां पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, लेकिन 1609 ईस्वी में, है ना, इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन होगा और एलिजाबेथ प्रथम के स्थान पर 1609 में जो इंग्लैंड के शासक या राजा बनते हैं उनका नाम रहता है जेम्स प्रथम। ठीक है। और जेम्स प्रथम ने क्या किया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया था, जेम्स प्रथम ने उस व्यापारिक एकाधिकार को 15 वर्षों के स्थान पर किसमें बदल दिया? अनिश्चित काल में। जेम्स प्रथम ने 1609 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया कि आप भारत सहित पूर्व के जितने भी देश हैं उन समस्त देशों में आप अनिश्चित काल तक क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। क्लियर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अपन इसका शॉर्ट नाम यूज कर रहे हैं, है ना। अगर अपन देखें तो इस कंपनी का पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्लियर? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, है ना, 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी की स्थापना करती हैं जिसे नाम दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी को प्रारंभ में भारत सहित पूर्व के समस्त देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। लेकिन 1609 में इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ और जेम्स प्रथम वहाँ के क्या बने? राजा बने, है ना। और जेम्स प्रथम ने इस 15 वर्षों के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल में परिवर्तित कर दिया और अब कंपनी भारत सहित पूर्व के समस्त देशों में अनिश्चित
काल तक व्यापार करने के लिए पूर्णतः क्या थी, स्वतंत्र थी। ठीक है, कंपनी का पूरा नाम क्या आता है, कंपनी का पूरा नाम आता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्लियर, एक नॉर्मल कंपनी का नाम है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंपनी की संरचना पर। ठीक है, कि कंपनी की संरचना क्या थी, एक कंपनी है क्या, ठीक है, कैसे काम करेगी, कैसे व्यापार करेगी, तो अपन को बात करना है कंपनी की संरचना पर। क्लियर, कंपनी की संरचना को अगर देखें, है ना, संरचना का मतलब है इसके शासक वर्ग कौन चला रहे थे कंपनी को और कंपनी संचालित कैसे हो रही थी। ठीक है, तो कंपनी का अगर हम संचालन देखें, है ना, कि कंपनी का संचालन कौन कर रहा है, कंपनी को चला कौन रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कंपनी का संचालन 24 सदस्यीय लोगों की टीम चला रही थी। इस 24 सदस्यीय लोगों की टीम को नाम दिया गया था कोर्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर, ध्यान देना। ठीक है, कंपनी की संरचना की अगर बात करूं तो कंपनी का संचालन कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था, है ना। कंपनी का संचालन कितने लोग कर रहे थे, 24 लोग, है ना। और इन 24 लोगों के ग्रुप को या समूह को नाम क्या दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इन 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में से प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता था, 1 वर्ष। ध्यान से समझिए, कंपनी की संरचना पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, कंपनी का संचालन 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता था, है ना, जिनमें से प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता था 1 वर्ष। क्लियर, ठीक। दूसरी चीज, एक 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आते कहाँ से थे, है ना, क्या इन्हें इंग्लैंड की संसद मनोनीत करती थी, है ना, क्या इन्हें इंग्लैंड का राजा मनोनीत करता था, या इनका चुनाव होता था, है ना। तो अगर हम कंपनी की संरचना में देखें तो 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मनोनीत नहीं किया जाता था, है ना। 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या होता था, चुनाव होता था, है ना। तो चुनाव कौन करेगा, वोट कौन करेगा इन्हें, एक टॉपिक यहाँ से ये बन रहा है ना। तो जब इनका चुनाव होता था तो इन्हें वोट देने का जो काम करते थे, वोट देने का काम करते थे प्रोपराइटर्स के सदस्य। ठीक है, और अब यहाँ से दूसरा मैटर आ गया कि प्रोपराइटर्स कौन थे, है ना। तो प्रोपराइटर्स का जो हिंदी शब्द है, हिंदी है भागीदार, और भागीदार का मतलब है वह व्यक्ति जिन्होंने कंपनी में अपनी भागीदारी प्राप्त की हुई थी। अर्थात अब इकोनॉमिक्स में ले चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे अपन नाम देते हैं शेयर, है ना। शेयर का शाब्दिक अर्थ होता है अंश, ये हिंदी में से अंश बोलते हैं, है ना। अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो उस कंपनी के हम क्या हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं, प्रोप्राइटर्स हो जाते हैं। आप किसी दुकान को देखिएगा, कोई भी दुकान खुली होगी, वो सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगाता है ना, और उस बोर्ड में दुकान का नाम लिखा होता है, नीचे छोटे से शब्दों में लिखा होता है, ऐसे करके वो लिखवा देता है प्रो, है ना, और आगे अपना नाम लिखवा देता है। तो कई महानुभाव समझ लेते होंगे प्रोफेसर, है ना, तो प्रोफेसर नहीं होता है भैया, वो प्रोप्राइटर्स होता है, भागीदार है उस दुकान का। क्लियर, तो अब समझना यहाँ पर जो चुनाव करेंगे, चुनाव कौन करेंगे, प्रोप्राइटर के सदस्य। और प्रोप्राइटर कौन होगा, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या खरीदे होंगे, शेयर खरीदे होंगे, है ना। तो यहाँ पर कंपनी की संरचना में कहा गया कि ऐसे प्रोप्राइटर्स जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कम से कम 500 पाउंड के शेयर खरीदे हैं। ध्यान देना, सभी प्रोप्राइटर चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, है ना। सिर्फ वही प्रोप्राइटर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में हिस्सा लेंगे जिसने कंपनी के कम से कम 500 पाउंड के क्या खरीदे होंगे, शेयर खरीदे होंगे। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस टॉपिक को थोड़ा समझिएगा, है ना। कंपनी की संरचना को फिर से यहीं से शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, कंपनी बन गई 31 दिसंबर 1600 को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने बना दी, है ना, और कहा कि आप भारत जाइए और भारत के साथ साथ पूर्व में जितने भी देश हैं सभी देशों में 15 वर्ष जाकर क्या करिए, व्यापार करिए। ठीक है, ठीक। 1609 में इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ, और जब सत्ता परिवर्तन हुआ वहां पर शासक कौन बने, जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम ने कहा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली 15 वर्ष तक व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब अनिश्चित काल तक भारत सहित पूर्व के समस्त देशों में क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। ठीक है, ठीक, कंपनी बन गई। कंपनी का पूरा नाम क्या आया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक, अब हमें कंपनी की संरचना पर बात करना है।
ठीक। तो कंपनी की संरचना का मतलब है कंपनी का संचालन कौन कर रहा है, कंपनी को चला कौन रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि कंपनी का संचालन 24 सदस्यीय लोगों की टीम कर रही थी, और इस 24 सदस्यीय लोगों की टीम को अपन नाम क्या देते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस 24 सदस्यीय लोगों की टीम कंपनी को चला रही थी, नाम क्या देते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना है, 1 वर्ष। ठीक है, ये प्रत्येक सदस्य, ध्यान देना, ये प्रत्येक सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं, इन प्रत्येक सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक, इनका चुनाव कौन करेगा, इन्हें वोट कौन करता है, तो इन्हें वोट करते हैं कंपनी के प्रोप्राइटर्स। और कंपनी के प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 500 रुपये पाउंड के शेयर, ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 500 रुपये पाउंड के शेयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खरीदे हैं, वो प्रोप्राइटर के सदस्य हैं। और यह प्रोप्राइटर के सदस्य, ध्यान देना, 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्लियर हुआ, कंपनी का संचालन 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहा है ना। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष है। ठीक है, इनका चुनाव होता है, चुनाव में वोट कौन करते हैं, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कम से कम 500 पाउंड के शेयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खरीदे हैं, वो प्रोप्राइटर के सदस्य हैं, और 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। क्लियर हुआ इतना मैटर। ठीक, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक, अभी अपन 2 डेटों पे बात कर रहे हैं, 1600 एलिजाबेथ प्रथम, 1609 जेम्स प्रथम। ठीक है, अब अपन चलते हैं 1635 में। ठीक है, 1635 में अगर बात करें, है ना, तो 1635 में जो इंग्लैंड के राजा हैं उनका नाम है चार्ल्स प्रथम। ठीक है, अब जेम्स प्रथम की जगह चार्ल्स प्रथम आ गए। ठीक है, 1635 में चार्ल्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर एक और नई कंपनी की स्थापना करने का जो लाइसेंस है, ध्यान देना, 1635 में चार्ल्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ एक और कंपनी, है ना, की स्थापना करने का लाइसेंस सर विलियम, ध्यान देना, सर विलियम कॉर्टन को दिया। ठीक, इन्हें लाइसेंस दिया कि आप एक और कंपनी की स्थापना करिए जो भारत सहित विश्व के अन्य देशों में क्या करेगी, व्यापार करेगी। ठीक, 1635 में चार्ल्स प्रथम ने विलियम कॉर्टन को लाइसेंस दे दिया कि आप एक नई कंपनी की स्थापना करिए। नई कंपनी की स्थापना भी हो गई, परंतु चार्ल्स प्रथम की जगह पर जब इंग्लैंड में, ध्यान देना, चार्ल्स प्रथम के स्थान पर जब इंग्लैंड में ओलिवर क्रॉमवेल, है ना, इंग्लैंड के राजा बने, तो इन्होंने क्या किया, जो 2 कंपनियां स्थापित हो गई थी, है ना, इन दोनों कंपनियों को पुनः क्या कर दिया, एक कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 1661 ईस्वी की। ठीक है, 1635 में चार्ल्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ एक और कंपनी की स्थापना करने का लाइसेंस किसे दिया, सर विलियम कॉर्टन को, है ना। परंतु 1661 ईस्वी तक वहां की जो राजा हैं जिनका नाम है ओलिवर क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल ने इन दोनों कंपनियों का क्या कर दिया, विलय कर दिया। ठीक, दोनों कंपनियों का विलय कर दिया। अब कंपनी जो कंपनी बनी वो वास्तविक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक गतिविधियां क्या करेगी, संचालित करेगी। क्लियर। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश, एक चीज यहां पर समझिएगा, 2 शब्द संवैधानिक विकास में अपन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, एक शब्द रहेगा, और एक शब्द रहेगा भारत शासन अधिनियम। ये 2 शब्द रहेंगे, है ना, चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम, 2 शब्द अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो हमें 2 शब्द समझना है, एक समझना है चार्टर एक्ट और एक समझना है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, लेकिन इन दोनों शब्दों को समझने से पहले थोड़ा सा हमें ब्रिटिश शासन को समझना पड़ेगा, है ना, कि ब्रिटिश शासन क्या है, कैसा रहा, कब रहा, और इसका काल स्वरूप कैसा रहा। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन को मुख्यतः अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। भारत में जो अंग्रेजों का शासन रहा, इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं कंपनी का शासन, एक को नाम देते हैं, और दूसरे को नाम देते हैं ब्रिटिश संसद का शासन। ठीक है, तो जब अंग्रेज हमारे देश में प्रारंभ में आते हैं, और प्रारंभ में आकर जब व्यापार करने के साथ साथ अपने शासन की स्थापना करते हैं, है ना, तो प्रारंभ में जो उनका शासन था वो संसद का शासन नहीं था, बल्कि किसका था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर। लेकिन 1857 ईस्वी में
भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन किया, जिसे अपन इतिहास में 1857 ईस्वी की क्रांति के नाम से जानते हैं, है ना, उस क्रांति का सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश संसद के शासन की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। क्लियर हुआ? ठीक, इन दो चीजों को समझने के बाद अब चलते हैं चार्टर एक्ट में और भारत शासन अधिनियम में। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की संसद नहीं है, इंग्लैंड की एक कंपनी है जो भारत व्यापार करने आई थी। ठीक है, लेकिन अपन कल पढ़ रहे थे कि किसी भी देश में, जिस देश में लोकतंत्र है ना, उस देश में कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? विधायिका के द्वारा, यानी वहाँ की संसद के द्वारा, है ना। तो इंग्लैंड के इतिहास में अगर देखें तो इंग्लैंड में कानून का निर्माण कौन कर रहा है? विधायिका और संसद। एक प्राइवेट कंपनी है, भारत में व्यापार करने आई है ना। तो यह कंपनी किन नियम और कानूनों के तहत भारत में व्यापार करेगी, है ना, तो उन नियम और कानूनों को बनाने का काम किसने किया? इंग्लैंड की संसद ने। ठीक है, 1600 ईस्वी से ही इंग्लैंड की संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समय समय पर क्या किए? नियम और कानून बनाने का कार्य किया, है ना। तो जब इंग्लैंड की संसद कंपनी के लिए कानून बना रही है ना, तो उन कानूनों को अपन नाम देते हैं चार्टर एक्ट, जिसे हिंदी में नाम दिया जाता है आज्ञा पत्र। यानी इस आज्ञा पत्र या चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद कंपनी को आदेशित करती थी कि आप इन नियमों के तहत, जो किसने बनाए हैं? संसद ने, है ना, इन नियमों के तहत भारत में जाकर कंपनी की शासन व्यवस्था को क्या करें? संचालित करें। क्लियर है? तो जब तक भारत में कंपनी का शासन रहा तब तक संसद द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों को नाम देते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, और जब संसद का खुद का शासन हो गया भारत में, तो संसद ने अपने लिए जब नियम और कानून बनाए तो उसे नाम देते हैं भारत शासन अधिनियम। समझ में आया इतना? ठीक, तो अपन देख रहे हैं, है ना, चार्टर एक्ट और अधिनियम पर। ठीक, तो जिस चार्टर एक्ट को आज अपन पहली बार ले रहे हैं, है ना, वो चार्टर एक्ट है 1661 ईस्वी का। ठीक है, 1661 ईस्वी में, ध्यान से समझिए यहाँ से, 1661 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया जिसे नाम देते हैं 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक, पहली चीज, इस एक्ट में शामिल क्या किया गया था, क्या क्या प्रावधान रखे गए थे और कंपनी को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, ये समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या शामिल किया गया, क्या प्रावधान रखे गए और कंपनी को कौन कौन से अधिकार दिए गए। इससे पहले अपन एक पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कि चार्ल्स प्रथम ने सर विलियम कॉर्टन को एक नई कंपनी की स्थापना करने का लाइसेंस दिया, जिसे ओलिवर क्रॉमवेल के शासनकाल में दोनों कंपनियों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। ये पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, तो जब विलय हो गया तो विलय के पश्चात ब्रिटिश संसद ने 1661 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसे नाम देते हैं 1661 ईस्वी का चार्टर एक्ट, है ना। इस एक्ट के द्वारा दोनों कंपनियों को मिलाकर, है ना, यानी 31 दिसंबर 1600 को स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चार्ल्स प्रथम के समय स्थापित 1635 की कंपनी, है ना, इन दोनों कंपनियों को मिलाकर 1661 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा दोनों कंपनियों को ज्वाइंट स्टाफ कंपनी बना दिया गया। यानी दोनों कंपनियों का विलय हो गया, अब एक कंपनी बनी जिसे नाम दिया गया ज्वाइंट स्टाफ कंपनी। पहला प्रावधान। ठीक, दूसरा प्रावधान 1661 ईस्वी के चार्टर एक्ट में रखा गया था कि जो गवर्नर जनरल था, जो कंपनी का हेड था, है ना, जो गवर्नर जनरल है वह कंपनी के शासन को चलाने हेतु, गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, 1661 ईस्वी के चार्टर एक्ट में प्रावधान रखा गया कि गवर्नर जनरल कंपनी के शासन को चलाने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता था। कर्मचारियों की, ना कि अधिकारियों की, क्योंकि अधिकारी कौन है? 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और वो कहाँ से चुनकर आ रहे हैं? इंग्लैंड से, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो 1661 ईस्वी के चार्टर एक्ट का दूसरा प्रावधान था कि गवर्नर जनरल कंपनी के शासन को चलाने हेतु कर्मचारियों की क्या कर सकेगा? नियुक्त कर सकेगा। तीसरा पॉइंट इसमें प्रावधान रखा गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन क्षेत्रों में व्यापार कर रही है ना, उन क्षेत्रों में युद्ध सामग्री और युद्धपोत भेज सकती है,
यानी लड़ाकू जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज, युद्धपोत जिन्हें बोलते हैं, वो भेज सकती है। युद्ध सामग्री मतलब अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद सब कुछ अपने पास रख सकती है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गैर ईसाइयों से, क्योंकि अंग्रेज कौन से धर्म को मानने वाले थे? ईसाई धर्म से, है ना। तो 1661 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गैर ईसाइयों से युद्ध व शांति स्थापित कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गैर ईसाइयों से युद्ध भी कर सकती है और शांति भी कर सकती है। यानी भारत हिंदू है, मुस्लिम है, दो धर्म है हमारे देश में, ईसाई तो है नहीं है। तो डायरेक्ट संसद कह रही है कि अब कंपनी भारत के हिंदू और मुसलमानों से युद्ध भी कर सकती है और शांति की क्या कर सकती है? स्थापना भी कर सकती है। क्लियर? ठीक। पांचवा पॉइंट यहाँ पर 1661 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देसी रियासतों से, है ना, देसी रियासतों से अपने संबंध या संधि स्थापित करने का अधिकार प्राप्त करती है। ठीक है, देखना, अब देसी रियासत क्या है? ऐसे राज्य या ऐसे भारतीय राज्य जहां पर अभी भी राजाओं का शासन था, लेकिन वह राजा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि किसके अधीन थे? अंग्रेजों के, है ना। ऐसे राज्यों को क्या नाम दिया गया? देसी रियासत। तो 1661 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने जो चार्टर एक्ट पारित किया, उस चार्टर एक्ट में दोनों कंपनियों को मिलाकर एक कर दिया गया, नाम दिया गया ज्वाइंट स्टाफ कंपनी। गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कोई कंपनी के शासन को चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर ले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप अपने व्यापारिक क्षेत्रों में युद्ध सामग्री भी भेज सकते हैं, लड़ाकू जहाज जिन्हें युद्धपोत कहते हैं वो भी भेज सकते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गैर ईसाइयों से युद्ध व शांति की स्थापना कर सकती है तथा देसी रियासतों के साथ संधि करने का क्या मिला? अधिकार मिला। ये 1661 में हुआ। ठीक, 1661 के बाद ब्रिटिश संसद ने, ठीक है, दूसरा चार्टर एक्ट लेकर आ रही है ब्रिटिश संसद, है ना। 1661 के बाद ब्रिटिश संसद ने 1668 ईस्वी में, है ना, एक और चार्टर एक्ट पारित किया, है ना। और इस चार्टर एक्ट, देखना, जो इंग्लैंड की कंपनी भारत आई है और उसके जो व्यापारी हैं, है ना, उनका व्यापार मुख्यतः समुद्र पर निर्भर था। ठीक है, क्योंकि उस समय भारत में ना तो सड़क मार्ग थे, ना रेल मार्ग थे, ना वायु मार्ग थे, है ना। सिर्फ एक मार्ग था जो बहुत प्रचलित था, और वो कौन सा था? जल मार्ग। और इंग्लैंड की जल सेना को, है ना, समुद्र की रानी कहा जाता था। तो इंग्लैंड हमेशा से ही समुद्र में पूर्णतः अधिकार बनाने वाला देश रहा, है ना। तो 1668 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट संसद ने पारित किया, तो संसद ने कंपनी को अधिकार दिया कि आपके जो बंदरगाह भारत में है, बंदरगाह का मतलब होता है बस स्टैंड। नाम सुना है बस स्टैंड? जहाँ पे बसें आती हैं, रुकती हैं, सवारी उतरती हैं, बैठती हैं और चली जाती हैं, है ना। रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन आए, उतरे, बैठे और चली जाए, है ना। ऐसी बंदरगाहें हैं जहाँ पर समुद्री जहाज आते हैं, उन पर सामान लादा जाता है, उतारा जाता है। ऐसे स्थानों को क्या नाम दिए जाते हैं? बंदरगाहें। ठीक है, तो 1668 ईस्वी में चार्टर एक्ट जो संसद ने पारित किया, उस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को अपने बंदरगाहों की रक्षा करने, है ना, और उससे संबंधित कानून बनाने का क्या हुआ? अधिकार मिला। क्लियर? अब कंपनी भारत में अपने बंदरगाहों की रक्षा कर सकती थी, स्वयं कर सकती थी, स्वयं की सेना होगी और उस सेना के द्वारा अपने बंदरगाहों की क्या करेगी? रक्षा करेगी। ठीक, 1668 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापारिक क्षेत्रों की सुरक्षा करने हेतु नौसेना रखने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। नौसेना मतलब जल सेना। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापारिक क्षेत्रों की सुरक्षा करने हेतु जल सेना रख सकती है। दूसरा अधिकार, पहला अधिकार बंदरगाहों की रक्षा कर सकती है। दूसरा अधिकार अपने स्वयं की जल सेना रखकर अपनी सुरक्षा बढ़ा सकती है। तथा तीसरा अधिकार मिला कि अब कंपनी भारत में अपने खुद के सिक्के क्या कर सकती है? बना सकती है। ठीक है, तीसरा अधिकार दिया गया कि अपने सिक्के बना सकती है। तथा गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह कंपनी के शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु अध्यादेश क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। क्लियर? तो 1668 ईस्वी में कंपनी को 3-4 चीजें मिली। बंदरगाहों की रक्षा कर सकते हो, अपने व्यापारिक क्षेत्रों की सुरक्षा करने हेतु नौसेना रख लीजिए, अपने खुद स्वयं के सिक्के बना लीजिए, और कंपनी के शासन को संचालित करने हेतु गवर्नर जनरल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर? इसके बाद कंपनी ने 1687 ईस्वी में,
है ना, एक और चार्टर एक्ट पारित किया, है ना। और इस चार्टर एक्ट द्वारा देखना, इसमें फिर से कंपनी को कोई ना कोई अधिकार देगी संसद, है ना। 1687 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा संसद ने कंपनी को अधिकार दिया कि आप भारतीय प्रदेशों में संवैधानिक सरकार की क्या करिए, स्थापना करिए। यानी संसद कंपनी से कह रही है कि जिन भारतीय क्षेत्रों को आपने जीत लिया है, जिन भारतीय क्षेत्रों को जीतकर आपने उन पर अपने शासन की स्थापना की है, तो 1687 ईस्वी में संसद कंपनी से कह रही है कि आप भारतीय प्रदेशों में संवैधानिक सरकार की क्या करिए, स्थापना करिए। और इसी 1687 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को मद्रास में नगर पालिका की स्थापना करने का अधिकार मिला। और इसी अधिकार का उपयोग करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में नगर पालिका की स्थापना की। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार आता है या आ चुका है कि भारत की पहली नगर पालिका, तो भारत की पहली नगर पालिका कहाँ है, मद्रास। किसके द्वारा स्थापित की गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1687 ईस्वी में, है ना। तो 1687 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को भारतीय प्रदेशों में संवैधानिक सरकार की स्थापना करने तथा मद्रास में नगर पालिका स्थापित करने का क्या मिला, अधिकार मिला। क्लियर। इसके बाद ब्रिटिश संसद 1726 ईस्वी में, है ना, चार्टर एक्ट पारित करेगी। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इस चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना, ब्रिटिश कंपनी को अधिकार प्रदान किए जाएंगे, है ना। और 1726 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश कंपनी को अधिकार प्रदान किया गया कि आप बम्बई, ध्यान देना, आप बम्बई, कलकत्ता, ठीक है, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, है ना, इन 3 शहरों में कारपोरेशन की क्या करिए, स्थापना करिए। और कारपोरेशन के साथ साथ यहाँ पर एक कोर्ट भी स्थापित करिए, एक न्यायालय स्थापित करिए, जिस न्यायालय का नाम क्या होगा, मेयर कोर्ट। यहाँ इसे समझना थोड़ा सा, अब यहाँ से मैटर आएगा, ठीक है। 1726 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद ने अधिकार दिया कि आप कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना करिए। और साथ ही इन तीनों स्थानों पर अंग्रेजी पद्धति के आधार पर मेयर कोर्ट की क्या करिए, स्थापना करिए, है ना। तो 1726 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी पद्धति पर मेयर कोर्ट की स्थापना करने का क्या मिला, अधिकार मिला। क्लियर। इसके बाद संसद ने 1753 ईस्वी में, है ना, एक चार्टर एक्ट पारित किया। और इस 1753 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पारित किया। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को एक और अधिकार संसद दे रही है ना। और अब जो अधिकार दे रही है उन दोनों को मिला के अपन पढ़ेंगे, है ना। तो 1753 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया कि आप भारत में सेशन कोर्ट की स्थापना करिए, ठीक है, ध्यान देना। 1726 में संसद ने कंपनी से कहा कि आप भारत में मेयर कोर्ट की स्थापना करिए। और 1753 में संसद ने कंपनी से कहा कि आप भारत में क्या करिए, सेशन कोर्ट की स्थापना करिए, ठीक है। तो 1726 में मेयर कोर्ट और 1753 में सेशन कोर्ट, ठीक। अब समझना इसे। वर्तमान में भी हमारे देश में 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, है ना। एक को नाम देते हैं दीवानी न्यायालय और एक को नाम देते हैं फौजदारी न्यायालय, है ना। दीवानी न्यायालय मतलब ऐसे न्यायालय जहां पर भूमि विवाद, है ना, जहां पर वह अदालत जो ओनली विवादों का निपटारा करती है, वो भी भूमि से संबंधित, राजस्व से संबंधित, वो कौन से होते हैं, दीवानी, है ना। और ऐसी अदालतें जो लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, गाली गलौज, हाथ पैर तोड़ना, चोरी करना, आँख नाक कान गला काटना, हत्या करना, इन सब मामलों की जो सुनवाई करते हैं वो कौन से होते हैं, फौजदारी अदालत। क्लियर। तो अंग्रेजों की मेयर कोर्ट वर्तमान की कौन सी अदालत थी, दीवानी, जो कौन से मुकदमे सुनेगी, राजस्व के। क्लियर। और अंग्रेजों का सेशन कोर्ट वर्तमान की कौन सी अदालत है, फौजदारी, जो कौन से मुकदमे सुनेगी, लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद की। क्लियर। तो 1726 में मेयर कोर्ट या दीवानी कोर्ट की स्थापना हुई और 1753 में सेशन कोर्ट या फौजदारी कोर्ट की स्थापना हुई। और 1753 में ही, है ना, ब्रिटिश संसद ने कंपनी को निर्देश दिया कि अब भारत में, ध्यान देना, अब भारत में आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा सेशन कोर्ट और राजस्व मामलों की सुनवाई करेगा मेयर कोर्ट। क्लियर हुआ। तो ये मेन एक्ट हैं जिसमें से 1661, 1661, 1668, 1687, 1726 और 1753। क्लियर हुआ, ठीक। तो इस वीडियो में अपन ने मुख्यतः 2-3 चीज़ें ली हैं, है ना। पहला लिया, समराइज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना, समराइज कर रहा हूँ टॉपिक को। पहला लिया संवैधानिक विकास।
कहाँ से कैसे प्रारंभ हुआ, है ना। तो हमने कहा कि हमारे देश का संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ठीक है। कब तक चला? 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक, ठीक है। 1600 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चलता रहा, है ना। और ब्रिटिश संसद द्वारा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समय समय पर पारित किए गए विभिन्न नियम और अधिनियम ही भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करते हैं? निर्वाह करते हैं। क्लियर। दूसरा पढ़ा अपन ने कंपनी की संरचना, कंपनी की स्थापना। तो अपन ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने की। प्रारंभ में 15 वर्षों का अधिकार दिया कि भारत जाइए और 15 वर्षों तक व्यापार करिए, लेकिन, है ना, ध्यान देना यहाँ चेंज हुआ। 1609 में वहाँ के शासक जेम्स प्रथम बने और जेम्स प्रथम ने इस 15 वर्ष को किसमें बदल दिया? अनिश्चित काल में, कि अब आप अनिश्चित काल तक भारत में क्या करिए? व्यापार करिए, ठीक है। कंपनी का जो पूरा नाम मैंने बताया था वो रिपीट कर रहा हूँ फिर से, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, ठीक। तीसरा चैप्टर अपन ने पढ़ा कंपनी की संरचना, है ना। तो कंपनी की संरचना के लिए अपन ने कहा कि कंपनी का संचालन 24 सदस्यीय एक टीम करती थी, जिसे अपन नाम देते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। इनमें से प्रत्येक डायरेक्टर का कार्यकाल कितना होता था? 1 वर्ष। डायरेक्टर का चुनाव कौन करता था? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर कौन होते थे? वह व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 पौंड से 500 रुपये के 500 पौंड से अधिक के शेयर खरीदे हैं, वो व्यक्ति किसका सदस्य होता था? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। कंपनी का संचालन 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे। प्रत्येक डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष होता था, ठीक है। ये डायरेक्टर चुने जाते थे। चुनने का काम कौन करता था? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य कौन होते थे? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 पौंड से 500 रुपये के अधिक के पौंड के शेयर खरीदे हों, तो वो व्यक्ति किसके सदस्य हो जाते थे? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के। क्लियर। एक पॉइंट और आया कि 1635 में चार्ल्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर एक और कंपनी की स्थापना करने का लाइसेंस सर विलियम कॉटन को दिया, परंतु ओलिवर क्रॉमवेल के शासनकाल में दोनों कंपनियों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया, ठीक। कंपनी भारत आ गई, भारत में आकर व्यापार करने लगी और व्यापार करने के साथ साथ ये राजनीति में क्या करने लगी? प्रवेश करने लगी, है ना। तो जब कंपनी राजनीति में प्रवेश करने लगी तो कंपनी के शासन को चलाना था। क्योंकि कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है तो शासन चलाने के लिए जरूरत किसकी होती है? नियम और कानूनों की, है ना। नियम और कानूनों को बनाने का काम किसने किया? इंग्लैंड की संसद ने। और समय समय पर इंग्लैंड की संसद ने कंपनी के लिए जो नियम और कानून बनाए, वही इंग्लैंड की संसद द्वारा बनाए गए वही नियम और कानून भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करते हैं? निर्वाह करते हैं। क्लियर। ब्रिटिश संसद द्वारा जो पहला एक्ट पारित करके कंपनी के लिए भेजा गया, मुख्य एक्ट, पहला नहीं कह सकते, मुख्य एक्ट, है ना, वो एक्ट कब का है? 1661 का, है ना। 1661 के द्वारा दोनों कंपनियों को मिलाया गया और दोनों कंपनियों को मिलाकर नया नाम दिया गया ज्वाइंट स्टाफ कंपनी। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को कंपनी के शासन को चलाने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार मिला। साथ ही कंपनी अपने उपनिवेशों में युद्ध सामग्री भेज सकती थी, युद्धपोत भेज सकती थी, गैर ईसाइयों से युद्ध व शांति कर सकती थी तथा देशी रियासतों से संधि करने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक। 1668 ईस्वी का चार्टर एक्ट संसद ने पारित किया, कंपनी को भेजा। इसमें कंपनी को क्या मिला? कंपनी भारत में स्थित अपने बंदरगाहों की रक्षा कर सकती थी, है ना, नौसेना रख सकती थी, सिक्के ढाल सकती थी और गवर्नर जनरल कंपनी के शासन को चलाने के लिए अध्यादेश क्या कर सकता था? जारी कर सकता था, ठीक है। संसद ने 1687 ईस्वी में एक और चार्टर एक्ट पारित करके भारत भेजा और इसके द्वारा कंपनी को अधिकार मिला कि कंपनी ने भारत में जिन क्षेत्रों को जीता है, अपने अधिकार में किया है ना, तो संसद ने कंपनी से कहा कि उन क्षेत्रों में आप राजतंत्र की स्थापना मत करिए, आप संवैधानिक सरकार की स्थापना करिए, यानी राजतंत्र से कहाँ की ओर चलिए? लोकतंत्र की ओर, है ना। तो संसद ने 1687 में कंपनी से कहा कि जिन क्षेत्रों को आपने जीता है उन क्षेत्रों में संवैधानिक सरकार की स्थापना करिए। और संसद ने कंपनी से कहा इसी एक्ट में कि आप मद्रास में नगर पालिका की क्या करिए? स्थापना करिए। और भारत की पहली नगर पालिका कहाँ की है? मद्रास की। क्लियर। 1726 के चार्टर एक्ट में
संसद ने कंपनी से कहा कि जिस तरह इंग्लैंड में मेयर कोर्ट हैं, है ना, उसी तरह आप भारत में भी मेयर कोर्ट या दीवानी न्यायालय या राजस्व न्यायालय की क्या करिए, स्थापना करिए। ठीक है। 1753 के चार्टर एक्ट में संसद ने कंपनी से कहा कि आप भारत में सेशन कोर्ट की स्थापना करिए, और 1753 में ही संसद ने क्लियर कर दिया कि भारत में दीवानी तथा राजस्व के मुकदमे सुनेगा मेयर कोर्ट, आपराधिक लड़ाई झगड़ा और दंगे फसाद के मुकदमे सुनेगा सेशन कोर्ट। क्लियर है। एक नॉर्मल कंपनी की स्थापना, कंपनी की संरचना की बात है। ठीक। अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज होगा, है ना, समझिएगा ऐसे कैसे चेंज करना है अपन को। ठीक। कंपनी भारत आ गई, भारत में व्यापार करने लगी, है ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बढ़िया मस्त चल रहा था, कंपनी व्यापार कर रही थी, हम लोग कंपनी के सामान खरीद रहे थे, हम भी खुश थे, कंपनी वाले भी खुश थे। ठीक है। लेकिन कोई तो था जो खुश नहीं था, और जो नहीं खुश था वो भारत का शासक वर्ग था। ठीक। तो कंपनी जब भारत में व्यापार करने आई, है ना, और व्यापार करने के साथ साथ कंपनी जब भारत के राजनीति में प्रवेश करेगी, है ना, तो यार लोगों को दर्द तो होगा, और दर्द उन लोगों का होगा जो भारत की राजनीति में पहले से क्या किए थे, प्रवेश किए थे। ठीक। तो जब कंपनी भारत की राजनीति में प्रवेश करेगी तो अब कंपनी के साथ साथ या अंग्रेजों के साथ साथ हमें एक और टॉपिक लेकर चलना पड़ेगा, और वो टॉपिक लेकर कौन सा चलना पड़ेगा, भारत। ठीक। जब अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने आए, ध्यान दीजिएगा, जब अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने आए तो उस समय भारत में मुस्लिम धर्म का शासन था, मुसलमानों का शासन था, है ना, और उस समय हमारे देश में मुख्यतः शासन किस वंश का था, मुगल वंश का। यार इस वंश का नाम आते ही दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं कि वाह क्या बाबर रहा होगा, है ना, कितने युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध लड़ा, है ना, चंदेरी का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ा, सबकी सब जीत गया, है ना। फिर नाम आता हुमायूं, वाह यार कितना महान शासक था, ज्योतिष में विश्वास करता था, है ना। फिर नाम आता है अकबर, अकबर का नाम आते ही दिमाग में बिल्कुल सनसनी फैल जाती है कि वाह भारत का महान शासक, है ना। जहांगीर, शाहजहां, ताजमहल जैसी इमारत बनवा के चला गया, औरंगजेब, यानी बिल्कुल महान शासकों से भरा हुआ वंश, है ना। लेकिन अंत उतना ही बुरा, स्टार्टिंग जितनी अच्छी अंत उतना ही बुरा। ठीक है। तो जब भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जब भारत में व्यापार की शुरुआत की तो उस समय भारत में मुसलमानों का शासन था, और मुस्लिम मानों में मुगल वंश इस समय भारत में क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। ठीक है। और मुगलों के अधीन भारत के कई प्रांत थे, बहुत सारे प्रांत थे, क्योंकि मुगल तो संपूर्ण भारत में शासन कर रहे थे, है ना, संपूर्ण भारत में शासन कर रहे थे, तो कई प्रांत थे। ठीक है। और इन्हीं प्रांतों में से मुगल वंश के या मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इन्हीं प्रांतों में से एक प्रांत था जिसका नाम था बंगाल, है ना। और यहीं से इंग्लैंड या अंग्रेज और भारतीय शत्रुता की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है। अगर हमें भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना कराना है, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो हमें बंगाल का इतिहास पढ़ना आवश्यक है। जब तक हम बंगाल का इतिहास नहीं पढ़ लेंगे तब तक अंग्रेजी शासन की स्थापना करा पाना संभव नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या करना है, इतने चार्टर एक्ट पढ़ लिए, 1761, 1661, 1668, 1687, 1726 और 1753। अब अपन को चलना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो भारत का सबसे, ये भारत ना बोल के मैं बोलूं कि ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अब तक पारित किए गए सभी चार्टर एक्टों में से सबसे महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि 53 से कहाँ पहुंचना है, 1773 में, लेकिन 1773 और 53 के बीच में एक बड़ा टॉपिक लेना है, और वो बड़ा टॉपिक कौन सा है, बंगाल राज्य। ठीक है। तो हमें बंगाल का इतिहास समझना है, और एक चीज और ध्यान देना, बंगाल के इतिहास में ओनली बंगाल बस को नहीं लेना है ना, बंगाल का इतिहास लेना है, मुगल शासकों को समझना है, इस समय जो मुगल शासक हैं 1753 से 1773 के बीच में, है ना, और साथ में अंग्रेज भी पढ़ना है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं अंग्रेज तथा बंगाल राज्य। तो अंग्रेज और बंगाल राज्य का जो टॉपिक है ये अपन अगले वीडियो में करते हैं, है ना। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसका बेल आइकॉन भी आप पुश कर लीजिए, जिससे जब मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे सबसे पहले देख सकें, है ना। और आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।